नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर को बड़ी सौगात। हाई एंड मल्टीपल एनर्जी लीनियर एक्सीलेटर मशीन का किया उद्घाटन। कैंसर के रोगियों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी मशीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। कहा, योगी के जनविरोधी कार्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। योगी के खिलाफ बताई सिद्धांतों की लड़ाई। लखनऊ में शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना काल को देखते हुए प्रतीकात्मक निकाली तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। शहर के एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो गृह विभाग ने मुहर्रम को लेकर जारी की गाइडलाइन। जुलूस और ताजिया निकालने पर रहेगी रोक। सैफई में पुलिस और ठग गिरोह के बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो संभल से ठग गिरोह के महिला सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। लाखों की नकदी और नशीला पाउडर भी बरामद। और अब सुनते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के नाम संबोधन दे रहे हैं। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें।
पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूं। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयां, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूं। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी जरूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित
कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1 वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। मूलतः भारत गांव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। इसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की बदौलत अपना खुद का घर होने का सपना अब साकार हो रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी। सरकार ने प्रत्येक देशवासी की क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है। प्यारे देशवासियों, अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूं। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रहा है। प्यारे देशवासियों, 75 साल पहले जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी, तब अनेक लोगों को यह संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमि में पुष्पित पल्लवित हुई थी। आधुनिक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने में अनेक पश्चिमी देशों से आगे रहा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने देश को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे हैं। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है। यह सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है। यह भवन हमारी रीति और नीति को अभिव्यक्त करेगा।
इसमें हमारी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा और साथ ही समकालीन विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने की कुशलता का प्रदर्शन भी होगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस नए भवन के उद्घाटन को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा। सरकार ने इस विशेष वर्ष को स्मरणीय बनाने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। गगनयान मिशन उन अभियानों में विशेष महत्व रखता है। इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जब वे अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे तो आपने सुना राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के नए मेहमान गुल्लू को बिस्कुट खिलाकर उसे दुलारा। इस मौके पर सीएम योगी ने जनता दर्शन में पहुंचकर लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण का आदेश भी दिया। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बस, रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत बाजार और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से पुलिसकर्मियों को तैनात करने को कहा है। डीजीपी ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच करने के साथ ही वहां पुलिस को मुस्तैद रखने को कहा है। गोयल ने समारोह स्थलों पर आतंकवाद निरोधक दस्ते से जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विधानसभा पर सुबह 9 बजे झंडारोहण करेंगे। विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। राजधानी में पुलिस ने पेट्रोलिंग और चौकसी बढ़ा दी है। देश कल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, उन तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी रहेंगी कमिश्नर की तरफ से? देखिए, ये 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं आज़ादी के, उसके समय में राजधानी में, देश में, प्रदेश में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि विगत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो देश विरोधी तत्व हैं ऐसे संबंध में कुछ न कुछ शरारती कार्य करना चाहते हैं। उसको मद्देनज़र हम लोग जैसो इस अवसर पर अपनी संवेदनशीलता बढ़ा लेते हैं, अलर्टनेस बढ़ा लेते हैं। और ख़ासकर इसलिए भी कि आप देख रहे हैं कि 2 महीना पहले लखनऊ से ही कुछ आतंकी गिरफ्तार हुए थे। उनके मंसूबे को हमारे एजेंसीज ने विफल कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कुछ पत्र आए थे कुछ जगहों पर, संवेदनशील स्थानों पर उनको कुछ धमकी गई थी। वैसे पुलिस ने अपनी सतर्कता से, अपने प्रयास से उस पत्र भेजने वालों को पकड़ भी लिया, जो जेल के सलाखों के पीछे भी है। फिर भी हम लोग इस अवसर पर पूरी सतर्कता रखते हैं। जो भी संवेदनशील स्थान है उनकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ जाती है, सभी चेकिंग हम लोग करने लगते हैं और एंटी सबोटाज चेक करते हैं, डॉग स्क्वाड लगाते हैं और सब जगह ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं खासकर जिससे कि कहीं भी कोई भी शरारती तत्व, देश विरोधी तत्व, आतंकवादी तत्व कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना कर सके। सर, कल 15 अगस्त है और अगर बात की जाए लखनऊ की राजधानी की, तो क्या कुछ डाइवर्जन देखने को मिलेंगे? क्योंकि कल रविवार का दिन भी है और कल लॉकडाउन रहेगा, तो क्या कुछ ऐसा डाइवर्जन की कोई प्लानिंग की गई है कमिश्नर की तरफ से? जी, खासकर विधान भवन के सामने जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री झंडारोहण करेंगे, उसके स्थान पर रूट का ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा। वो कुछ समय के लिए रहेगा, उतने कार्यक्रम की अवधि के लिए। शेष समय जैसो सामान्य यातायात चलता रहेगा। सर, 15 अगस्त का कल उपलक्ष्य है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों को आप? राजधानी वासियों को मैं इस आज़ादी की 75वें साल की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे देश के नायकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो पूरे बलिदान के साथ हमें आज़ादी दी है, उस आज़ादी को हम पहचानें, उसके मूल्य को पहचानें और जिन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दी है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में, पूर्ण करने में हम लोग सभी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कल 15 अगस्त है और पूरा देश कल
इस आज़ादी को मनाएगा और कमिश्नरेट भी पूरी तैयारी कर रखी है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था राजधानी में देखने को ना मिले। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं के तिवारी, A1 टीवी, लखनऊ। हिंदुस्तान अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाने जा रहा है। हालांकि कल रविवार का दिन है और प्रदेश में लॉकडाउन है, लिहाजा इस बार जो परेड हुआ करती थी राजधानी लखनऊ में, जो भव्य झांकियां देखने को मिलती थी, वो देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और कल लॉकडाउन है। हालांकि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो हम राजधानी लखनऊ में विधानसभा पे खड़े हैं, जहां पर हर साल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और झांकियां स्कूलों के माध्यम से निकाली जाती हैं। इसके साथ सेना की तरफ से झांकियों का प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया जाता है। हालांकि कोविड के मद्देनजर बात की जाए तो कल झांकियां और परेड नहीं निकाली जाएगी, लेकिन हम तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। अब तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं कि राजधानी लखनऊ की विधानसभा का आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपनी अलौकिकता के लिए जाना जाता है विधानसभा, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी भव्यता को निखारा जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया है और पूरी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया गया है। कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय राज्यपाल महोदया के साथ यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा। समय की अगर बात की जाए तो लगभग 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कमिश्नरेट का जो सुरक्षा बल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं से निपटने के लिए लगातार पुलिस बल को यहाँ मुस्तैद किया गया है। लेकिन इस बार परेड की जो भव्यता देखने को मिलती थी हर साल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से झंडा फहराएंगे और देश को एक संदेश देंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं के तिवारी, A1 टीवी, लखनऊ। वहीं राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर CISF के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहे वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए एयरपोर्ट पर 20 अगस्त तक विजिटर टिकट नहीं मिलेगा। कन्नौज में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस एक्शन में है, जहां SP ने जनपदों की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। जनपद की सीमाओं पर सुरक्षा कर्मियों को लगाकर वाहनों की चेकिंग करवाई जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थलों समेत रेलवे बस स्टैंड पर संदिग्धों से पूछताछ के साथ तलाशी ली जा रही है। इस बीच SP ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। और अब खबर यूपी के संभल से, जहां हयातनगर पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। ठग गिरोह से 1,14,000 रुपए और 26 पीली धातु के लॉकेट, चोरी की 3 बाइक और 122 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद हुआ है। हयातनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हसनपुर मुंजबता रोड पर स्थित मजार के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। फिलहाल A1 उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।